हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं। भारतीय चुनाव व्यवस्था के बारे में आपको बता रहा था। तो बच्चों उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था जो सबसे आगे है वही जीतता है। तो देखो बच्चों, यह भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक क्षण है कि सन हम 1984 की एक एग्जाम्पल की तो बात करते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, जिसके अंदर कितने 543 के अंदर। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है। पहले इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो 543 तो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसके दो सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। तो बच्चों 543 सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस ने 415 सीटें, अभी तक सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रहा कांग्रेस का। 515 सीटों पर जीत हासिल, जो कुल सीट का लगभग कितना था, 80% था। कितना था, 80% सीट अकेले कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। तो लोकसभा चुनाव में किसी दल की ऐसी सफलता कभी भी नहीं मिली आज तक के इतिहास में। इस चुनाव से क्या पता चलता है, कांग्रेस पार्टी की 3/4 सीटें मिली और इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया। वास्तव में कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले, और जिसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर लोगों को जो जीते हुए वोट थे तो उनका प्रतिशत उसका ज़्यादा हुआ। भाजपा को केवल 7.4%, यानी कि 7.4% ही वोट प्राप्त हुए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 1977 के चुनाव के अंदर जिन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, उनको केवल कितने वोट मिले, 7.4% ही वोट मिले उनको, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर 543 विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये सबसे बड़ी अप्रत्याशित जीत रही। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में प्रत्येक प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिले और उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता था। प्रत्येक विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं हुआ कि कुल वोटों का बहुमत उसे कितना है, बल्कि इस विधि से जो सबसे आगे है उसी को वो जीत आई। आइए अपने इस उदाहरण को हम और आगे लेकर चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी से प्राप्त मतों के अनुपात में ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि उसके निर्वाचन क्षेत्र में जहां उसके प्रत्याशी जीते उसको 50% से भी कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कोई प्रत्याशी होता और जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी को 50% से कम वोट होते तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। आपकी किताबों के अंदर भी दे रखा है। अब आती है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली सिस्टम, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो आइए इसकी तुलना इजराइल के एक एग्जाम्पल से करते हैं। इजराइल में होने वाले चुनावों से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोट का हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव में पहले अपने प्रत्याशी को एक प्राथमिकता की सूची तैयार करती है और उस प्राथमिकता के आधार पर उनको वोट मिलते हैं, यानी कि उसके आधार पर उसको वोट दिए जाते हैं। तो इस व्यवस्था को समानुपाती प्रणाली के आधार पर माना जाता है, यानी कि प्रत्येक पार्टी के चुनाव से पहले उसके प्रत्याशी को एक प्राथमिकता सूची जारी कर दी जाती है और ध्यान से सुन लो, और अपने उतने ही प्रत्याशी को उस प्राथमिकता की सूची चुन ली जाती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती है जितनी उसका प्रतिशत होता है। समानुपातिक प्रणाली 2 प्रकार की होती है। कुछ देशों के अंदर जैसे इजराइल में है या नीदरलैंड के अंदर है, पूरे देश के अंदर एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को, समझ गए ना मेरी बात, एक निर्वाचन क्षेत्र, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव के प्राप्त वोटों के अनुपात में ही उसको सीट
का वोट दिया जाता है, ये समझ लो, दी जाती है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल के अंदर है, उसका मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को, जहां पूरे यानी कि पूरे देश के अंदर ही क्या होता है, पूरे देश में बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और न कि उसके प्रत्याशी को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सीटें बांट दी जाती है, उसी आधार पर उनकी सीटें बांट दी जाती, वितरित कर दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के ही होते हैं। भारत में समानुपाती प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव जो राष्ट्रपति के होते हैं या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, उनके अंदर ही प्रयोग होता है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य, इसके अंदर 4 आते हैं। विधान परिषद के सदस्य कौन कौन से आते हैं? समानुपाती प्रणाली के अंदर जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कौन होते हैं? देखो बच्चों, आप प्रत्यक्ष होंगे जो जनता द्वारा, यानी कि हम जो 18 या 18 वर्ष से अधिक नागरिक होते हैं वो चुनते हैं, वो हो गया प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष हो गया जो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो उनको चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष तरीका होगा। इनमें कौन को अप्रत्यक्ष में भारत में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति पहला, दूसरा आता है हमारा उपराष्ट्रपति, तीसरा आता है हमारा राज्यसभा के सदस्य, और चौथा आता है राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, जो केवल गिने चुने राज्यों के अंदर ही है, जो केवल कुछ ही राज्यों में है। राज्य विधानसभा आगे चल के बताएंगे, विधान परिषद के सदस्य। विधानसभा वाला चैप्टर करवाऊंगा तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इनमें चुने जाते हैं। तो समान अनुपाती प्रणाली के एक तीसरा जटिल प्रारूप ये भी है। तो इस प्रकार से यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत मिलती है। तो समान अनुपाती प्रणाली में वोटों का जो वैल्यू होता है वो आपस में बढ़ जाता है। अब आता है हमारा राज्यसभा के चुनाव में समानुपाती प्रणाली का प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। समानुपाती प्रणाली का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। और प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा होता है। जैसे हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें? 5 है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सीटें दी गई है। राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग है, उत्तर प्रदेश आपके बिहार में अलग है, सभी राज्यों में। इसी प्रकार से लोकसभा की सीटें निश्चित, जैसे हरियाणा के अंदर 10 है, आपके राजस्थान के अंदर 25 है, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें 80 हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा का भी एक निश्चित कोटा होता है। इसका मैं एक PDF आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हो। तो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव होते हैं और इनमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं, यानी कि जो हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं ना प्रतिनिधि, वही इनके मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार ही वरीयता क्रम में उनको वोट दिया जाता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कुल उम्मीदवार विजय, जैसे मैं एक लिख देता हूं आपको, कुल मतदान, इसके अंदर क्या एक फार्मूला होता है। जैसे कुल मतदान बटे में कुल विजयी उम्मीदवार प्लस में 1, प्लस के अंदर 1 और इस सब का और प्लस 1, ये एक
फार्मूला है, इसके आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो इसका तात्पर्य होगा कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, तो 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है। तो विजयी उम्मीदवार की संख्या कितनी होगी? 4। अब जैसे मान लीजिए कुल मतदान कितने हो गए? जैसे 200, सीटें कितनी हो गई? 4, प्लस के अंदर 1 और फिर ओब्लिक में 1 आगे, तो 200/5 प्लस के अंदर 1 यानी कि 5 एकम 5 40 प्लस 1 यानी कि 41 आ गया ना समझ में। 41 वोट चाहिए, यानी कि 41 वोट एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए, तो वो उम्मीदवार की सूची के अंदर मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। ये मैंने आपको इसको क्लियर करके आपको समझा दिया है। तो जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता वोट के आधार पर उनको जीत हासिल होती है। यानी कि चार उम्मीदवार चुने जाते हैं, तो उनमें 41 एक उम्मीदवार की 41 वोट होती है, तो वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। समझ गए? तो भारत में सर्वाधिक वोटों को जीतने का हाल पर सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो इस प्रश्न के अनुसार हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो ज़्यादा वोट हासिल करता है वो उम्मीदवारों को यानी कि वो विजयी उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाता है। भारत जैसे उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश के अंदर में ही नहीं बल्कि सर्वाधिक वोट जीत हासिल करने की व्यवस्था सफलता तथा लोकप्रिय रूप से प्रासंगिकता का एक प्रश्न पैदा करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपाती प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होते। लेकिन इस अध्याय में हम इसके बारे में और आगे चल के आपको और थोड़ी डिटेल से हम आपको बताते हैं, उसके बारे में हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल से हम बताते हैं। कैसे? मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण से पहले मैं आपको एक बताता हूं। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं ने अपेक्षाओं को प्रमाणित करते हुए संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान कार्य प्रणाली से प्राप्त किया है और उन अपने अनुभवों को प्रमाणित करते हुए उस चीज़ को इंगित करते हैं। सरल तथा सुनिश्चित विधि का प्रयोग करते हैं। इससे केंद्र व राज्यों में बड़े दलों के रूप में स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त होता है। इस प्रणाली ने उन दलों को हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपनी वोट प्राप्त करता है, बल्कि सामान्यतः सर्वाधिक मत प्राप्त करके उसको जीत हासिल होती है। नए दलों के या तीसरी पार्टी के रूप में प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई संदर्भ महसूस होती है। 1989 के चुनावों के बाद हम बात करते हैं कि भारत के अंदर 1989 के अंदर जो चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि ना तो कांग्रेस को प्राप्त हुआ और ना ही जब 1989 के अंदर जब 1989 के अंदर जब चुनाव हुआ तो 1989 का जो चुनाव हुआ तो बच्चों तो उसके अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी कि ना तो कांग्रेस को मिला और ना ही भाजपा को मिला, और अन्य जो पार्टियां थी, जो अन्य दल थे, उन्होंने एक अपनी गठबंधन सरकार का मतलब कि एक अलायंस, सभी छोटे छोटे दल थे, उन सभी ने मिलकर एक स्वतंत्र मतलब कि अपना अलग से दल बनाया और उसे गठबंधन यानी कि पहला गैर कांग्रेसी गैर भाजपा गठबंधन सरकार बनी। और हमने लेकिन वो कुछ समय तक ही चल पाई, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। उसकी अगुवाई किसने की थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस सरकार की, उसके पीएम बने थे भारत के। तो 1989 के अंदर जब बहुदलीय यानी कि वाम मोर्चे इनके सबकी मिलकर एक सरकार बनी थी। हम इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके बाद में निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के बारे में इसके बारे में हम घोषित भी इसके बारे में बता चुके हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण से संबंधित। उसके बारे में
नेक्स्ट अपनी जो वीडियो रहेगी उसके बारे में बताऊंगा। निर्वाचन क्षेत्र व स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव क्षेत्रों के बारे के अंदर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक आपने ये पढ़ा, इसको एक बार चैप्टर को पढ़ना और इसकी नेक्स्ट जो PDF भेजूंगा उसमें आपने क्वेश्चन राइट करने, अपने लिखने हैं। थैंक यू।